जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस बन रहा है और इस केस के अंदर नई चीज़ें आ रही हैं और वो केस है 194 मिलियन पाउंड्स का केस। अब उसके अंदर एक पेशरफ्त हुई है। अब इस पेशरफ्त का क्या नतीजा निकलेगा ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब की तस्वीर आज भी कंट्रोवर्शियल हुई है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक डिबेट चल रही है। अब ये जो सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब हैं, इनका कसूर क्या है, इनके साथ ये ज़्यादती क्यों हो रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अहमद नूरानी साहब पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत दबंग किस्म के जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं। मेरी इनके साथ एक दो मुलाकातें भी हुई। ये न्यूज़ अखबार के अंदर रिपोर्टिंग करते थे। बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ इन्होंने दी। उन स्टोरीज़ में एक स्टोरी जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के एहसासों के बारे में था। आपको याद होगा कि वो उनके टैक्स के गोशवारे, फिर उनके एहसासे, फिर वो एक पिज़्ज़ा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने मुतारफ़ करवाया था वो, फिर उनकी बाहर की प्रॉपर्टीज़। अहमद नूरानी साहब ने ये स्टोरी दी थी और उस वक्त खासा शोर इसके ऊपर हुआ था। और ये स्टोरी, उसके बारे में कहा जाता था कि शिबली फराज साहब ने उस वक्त ये फीड की थी क्योंकि शिबली फराज साहब आसिम सलीम बाजवा साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे। आपको याद होगा कि 2018 की गवर्नमेंट के बाद एक वक्त ये आया कि शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात थे और आसिम सलीम बाजवा साहब को उनका स्टेट मिनिस्टर बना दिया गया था और मैक्सिमम अख्तियारात आसिम सलीम बाजवा साहब के पास थे और शिबली फराज साहब सिर्फ शो बॉय थे। और इस पे शिबली फराज साहब को खासी नाराज़गी थी और वो खासी रेजर्वेशन थी और वो इमरान खान साहब के साथ इसका जिक्र भी करते रहते थे। फिर ये स्टोरी आई और उसके बाद जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया अपनी पोजीशन थे और वो सिर्फ सी पैक के चेयरमैन रह गए थे। तो उस वक्त ये बात की जा रही थी कि शिबली फराज साहब ने ये स्टोरी फीड की है, लेकिन बहरहाल अहमद नूरानी साहब को स्टोरी ये शिबली फराज साहब से नहीं मिली थी। ये बात दुरुस्त है। शिबली फराज साहब ने बाद में कई मरतबा ये कहा भी कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ये स्टोरीज़ इस टाइप की जब निकलती हैं तो फिर निकलती हैं। बहरहाल अहमद नूरानी साहब के प्रोफाइल में ये स्टोरी एक मौजूद थी। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एहसासे, फिर उनकी जो बहू है उनके साहबजादे, फिर उनके जो समधी हैं उनके एहसासे, ये एहसासे भी ज़ाहिर अहमद नूरानी साहब ने डिस्क्लोज़ किए थे और उस वक्त ये एक वेबसाइट के ऊपर उसमें पब्लिश किए गए थे। फैक्ट फोकस के नाम से वेबसाइट है, अहमद नूरानी साहब की वेबसाइट है। उस वक्त भी ये खासा शोर हुआ था इनके ऊपर क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उस वक्त आर्मी चीफ थे और ये कहा जाता था कि FBI के कुछ लोगों को पैसे दे के वहाँ से ये डाटा चोरी करवाया गया था और फिर उसके बाद ये अहमद नूरानी साहब को प्रोवाइड किया गया तो फिर ये स्टोरी चलनी शुरू हुई थी। फिर सोशल मीडिया से, फिर आम जो कन्वेंशनल मीडिया उसके ऊपर ये स्टोरी आई थी। बहरहाल अहमद नूरानी साहब वाकई ही बड़े जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर इनको पढ़ा जाता है। और उसके बाद ज़ाहिर है जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, एक वक्त ऐसा भी आया कि इनके ऊपर हमला हुआ, बाकायदा ये ज़ख्मी हुए और फिर इनको थ्रेट्स भी आई, फिर यहाँ पे इनको तंग भी किया गया, फिर इनकी गाड़ी को चेज़ भी किया जाता था, फिर रात के वक्त इनको धमकियाँ भी दी जाती थी और ये अपने सहाफ़ी दोस्तों को बताते थे कि मेरे साथ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। बहरहाल फिर अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। बाहर जाके उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ काम किए और अब वो बाहर से भी ट्वीट्स करते रहते हैं। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर वो तबसरा भी करते रहते हैं। लेकिन चंद दिन पहले उनकी एक तस्वीर चलनी शुरू हुई। गो मैं बड़ा लेट इस पे व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इशू अभी तक ऑन गोइंग है और अभी तक ट्विटर पे और सोशल मीडिया के ऊपर बार बार इसके ऊपर बहस हो रही है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं अपना पार्ट भी इसके अंदर ज़रूर प्ले करूँ। अहमद नूरानी साहब से रिलेटेड एक तस्वीर है जो ज़ाहिर है आपने बेशुमार मरतबा देखी होगी और अगर आपने नहीं देखी तो आप सोशल मीडिया पर जाके देख सकते हैं कि वो एक स्टोर है और स्टोर के काउंटर पे खड़े हैं और वो कुछ चीज़ पैक कर रहे हैं और स्टोर के नीचे जो है मुख्तलिफ जूसीज़ की बॉटल्स और डब्बे पड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि किसी शराब की दुकान पे काम कर रहे हैं और ये देखें कि जब आदमी सहाफ़त छोड़ता है या जब वो बहुत ज़्यादा मुखालफत मूल ले लेता है या फिर वो इदारों के साथ टकरा जाता है तो उसका यही असर होता है। और फिर जब थोड़ी सी तफसील के अंदर जाके देखा लोगों ने तो वो शराब की ज़ाहिर दुकान नहीं थी, वो जूस की एक स्टोर था या कोई ऐसा स्टोर था जिसके अंदर एक सेक्शन था जो जूसेस से रिलेटेड था और वो उस वक्त जूसेस पैक करके किसी को दे रहे थे या पैक कर रहे थे उसके अंदर। बहरहाल अब वो अहमद नूरानी साहब बता सकते हैं ज़्यादा कि वो किसी शॉप में काम कर रहे हैं, किसी स्टोर में काम कर रहे हैं या फिर वो अपने लिए जूसेस भर रहे थे या ले रहे थे या अपना पैकेट उठा रहे थे। बहरहाल किसी ने वो तस्वीर उठाई और उसके बाद उसको वायरल कर दिया।
इसके ऊपर जो एतराज़ किया जा रहा है अमन नूरानी साहब पे, वो एतराज़ ये किया जा रहा है कि देखें कितना बड़ा सहाफ़ी था, इसको क्या काम करना पड़ गया। तो जो मेरी टेक है वो सिर्फ इस चीज़ की है कि पाकिस्तान एक बड़ा दिलचस्प मुल्क है कि इसमें अगर कोई शख्स काम कर रहा हो तो वो बड़ा बुरा लगता है हमें, और अगर वो काम ना कर रहा हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। मसलन अमन नूरानी साहब अगर बगैर काम के वहाँ पे बहुत अच्छे सूट पहन के बड़े अच्छे होटल्स के अंदर खाना खा रहे होते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था, या वो किसी से इमदाद ले रहे होते, किसी दोस्त से मदद ले रहे होते, उसके किसी घर में रह रहे होते, या उसने किसी NGO के साथ बात करके उनसे इमदाद ले रही होती, या हुकूमत पाकिस्तान के वो पैसे खा गए होते, या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गए होते, या वो PTI के साथ चले गए होते, या उनके पे रोल पे होते, या वो PTI की सोशल मीडिया जो कंपेन्स है उनको हैंडल कर रहे होते, तो कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन अब क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो काम करता हुआ बंदा हमें बड़ा बुरा लगता है पाकिस्तान में। बल्कि मजमूई तौर पर रुझान है। एक सहाफ़ी थे हमारे दोस्त, वो ठीक ठाक किस्म के सहाफ़ी थे, फिर अचानक उन्होंने दूध दही की एक दुकान बना ली। अब वो सहाफ़त जब छोड़ कर दूध दही की दुकान बनाई तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया उनका। अब सवाल ये है कि भाई एक बंदा एक फील्ड के अंदर या तो एक्सपायर हो चुका है, या उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, या उसको स्पेस नहीं मिल रही, और उसके बाद उसने कोई ना कोई कारोबार करना है, तो अब वो अगर फ़र्ज़ करें दूध दही की दुकान भी बना रहा है तो क्या बुराई है उसके अंदर। एक बंदा रिज़्क़े हलाल कमाना चाह रहा है, एक बंदा रिज़्क़े हलाल खाना चाह रहा है, एक बंदा एक बिज़नेस के अंदर एक्सेल करना चाहता है, तो आपको क्या एतराज़ है? अब एतराज़ शायद ये है कि हम शायद दूध दही की दुकानों को बहुत बुरा समझते हैं। हम समझते हैं कि ये लोग कोई बड़े वाहियात लोग हैं, ये कोई सोसाइटी के अंदर कोई मोज़स लोग नहीं, या फिर हम ये समझते हैं। दूसरा, या फिर हम ये समझते हैं कि अब ये क्योंकि सहाफ़ी अगर कामयाब नहीं हो सका या जॉबलेस हो गया तो इसे मर जाना चाहिए, इसे फौत हो जाना चाहिए, इसे किसी जगह पे कोई काम नहीं करना चाहिए, या फिर इसे हाथ फैलाना चाहिए। तो अमन नूरानी साहब के साथ मैं इस वक्त हमदर्दी का इज़हार भी करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वेल डन उन्होंने किया है कि जो भी काम उन्हें मिला है उन्होंने वो किया, और उसमें उन्होंने कोई आर महसूस नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अपनी फैमिली चलानी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी चलानी है, उन्होंने दोबारा कैरियर में वापस आने के लिए ये जो दरमियान का फेज़ है उसको गुजारना है। तो जब वो एक शख्स गुजार रहा है और ऑनरेबली गुजार रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद आपके सामने एक मिसाल हूँ। मेरे ऊपर हमेशा ही एतराज़ किया जाता है कि ये काम क्यों करते हैं जी, बिज़नेस क्यों करते हैं। भाई मैं एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए बिज़नेस करता हूँ, और सिर्फ आज से नहीं कर रहा, मैं पिछले 30-35 साल से कर रहा हूँ। जब से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ मैं छोटे छोटे कारोबार कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर आपने रिज़्क़े हलाल कमाना है और आपने अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त करनी है तो फिर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, बजाय इसके कि आप तनख्वाह का इंतज़ार करते रहें। और अगर तनख्वाह के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है तो फिर ज़ाहिर है उसके बाद आपकी सहाफ़त फ्लक्चुएट करेगी, वो आप उस तरह नहीं बोल सकेंगे, आप उस तरह नहीं लिख सकेंगे जो आप लिखना चाहते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े प्रेशर्स होते हैं जिनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह सस्टेन कर जाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होता है, ये मेरा ख्याल है जर्नलिज्म के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप बेहतर और मयारी सहाफ़त करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब फाइनेंशियली किसी जगह बंधे होंगे तो फिर आपके लिए फ्रीडम कम हो जाएगी। तो अगर अमन नूरानी साहब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के हर सहाफ़ी को बिज़नेस करना चाहिए और उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि उसकी ब्रेड एंड बटर सहाफ़त से हासिल होने वाली आमदनी के ऊपर रिलाई ना कर रहे हो। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माशरे में एक तो सैलरीज़ कम होती हैं, दूसरा कि सारी सोसाइटी मिल के आपको कंप्रोमाइज़ करना चाह रही होती है। तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, इदारों का प्रेशर होगा, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं सोसाइटी के उनका प्रेशर होगा, और फिर उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर भी होगा, तो आप काम कैसे कर सकेंगे। तो अमन नूरानी साहब ने अगर काम किया है तो बहुत अच्छा किया है, और काम करते हुए किसी किस्म के काम में कोई आर नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी जगह फ़र्श भी साफ़ करना पड़ता है तो उसमें क्या बुराई है, क्योंकि दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फ़र्श साफ़ करते हैं। तो अगर आप फ़र्श साफ़ कर लेते हैं तो कौन सी क़यामत आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग फ़र्श साफ़ करने का काम कर रहे हैं आप उनको ह्यूमन बीइंग्स नहीं समझते, आप उनको इंसान नहीं समझते। बिल्कुल इसी तरह स्टोरों के ऊपर भी करोड़ों लोग, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 अरब लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ दुकानों पर या स्टोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब वो काम कर रहे हैं तो आप और मैं वो काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम लोग जो स्टोर्स पे काम कर रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं या वो बाइज़्ज़त नहीं है। और हो सकते हैं कि वो आप ही के को भाई हों, आप ही के वालिद हों, आप ही के फूफा हों, आप ही के चचा हों।
तो जब आप अहमद नूरानी को उस करैक्टर में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने वालिद को, अपने चचा को, अपने ताया को, अपने भाई को भी डिसोन कर रहे हैं या अपनी हमशीरा को भी डिसोन कर रहे हैं। भाई ये सारे काम जायज़ काम है और इनको जायज़ लोग ही करते हैं और हर किस्म के हालात होते हैं और उन हालात में लोग सर्वाइव करते हैं। तो अहमद नूरानी साहब अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके अंदर बुराई क्या है? क्या 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 खामी है उसके अंदर? उन्होंने कौन सा कि जेब काट ली है किसी आदमी की, किसी आदमी का बैग चोरी करके वो भाग गए हैं या किसी आदमी को लूट लिया, उन्होंने क्या कर लिया, क्या जुर्म कर लिया उसमें? तो अहमद नूरानी साहब मैं आपके साथ हूँ और मैं बल्कि मेरी दुआ भी है कि आप दोबारा जर्नलिज्म में, एक्टिव जर्नलिज्म में वापस आएँ। आप अब भी जर्नलिस्ट हैं और आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसी तरह अखबार के अंदर, टेलीविज़न के अंदर आके आप काम करें। लेकिन जितनी देर आपको ये एक लेयर टाइम मिला हुआ है, आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अहमद नूरानी साहब के तमाम ख्यालात से इत्तफाक करता हूँ। जो आजकल उनकी ट्वीट्स हैं, मैं उन्हें इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल समझता हूँ कि जब रियासत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा है तो आप उस वाक़े को टिल्ट क्यों दे रहे हैं? आपको उस वाक़े को टिल्ट नहीं देना चाहिए। एक अफवाज पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा हो, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडे पे एतराज़ करना चाहिए। और लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए या हर काम ही उनके खाते में डाल दिया जाए। दूसरा, अगर पाकिस्तान के अंदर हमला हो रहा है तो हम उस हमले को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो मैं अहमद नूरानी साहब की जो ट्वीट्स है उनसे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन जो उनका प्रोफाइल है उससे इत्तफाक करता हूँ। वो जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर वो वापस आएँ और उसके साथ साथ ये जो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी बात है, बल्कि हर सहाफ़ी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक और भी मेरा मशवरा है कि अगर आप वालिदैन हैं और आपके बच्चे 13-14 साल के हैं तो उनको आज से ही फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएं। उन्हें बताएं कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बुरा और अच्छा होता है। और अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और वो काम इस आपके लेवल का नहीं है, फिर भी आपको वो काम करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसे को खर्च कैसे किया जाता है। और जब आदमी अपनी कमाई से ज़िंदगी गुजारता है तो कितनी लज्जत उसको महसूस होती है। तो आप भी अपने बच्चों को ये आदत डालें। अमेरिका के अंदर याद रखें कि प्रेसिडेंट भी है तो उसका बेटा या बेटी है वो मैकडॉनल्ड के ऊपर काम ज़रूर करेगा, और वो जो मैकडॉनल्ड के ऊपर काम करते हैं वो सबसे पहले वाशरूम साफ़ करते हैं, वहाँ से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो अगर वहाँ पे हो रहा है या यूरोप के अंदर हो रहा है तो आप और मेरे बच्चे क्यों नहीं करते? तो सबको करना चाहिए। हम करेंगे तो फिर जब अहमद नूरानी की तस्वीर इस तरह वायरल होगी तो लोग उसके ऊपर बुरा नहीं मनाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि सब पूरा पाकिस्तान, सब लोग मिल के कहेंगे भाई वो काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? जब ओबामा की बेटी मैकडॉनल्ड के अंदर काम कर सकती है और उसकी तस्वीरें चलती हैं और पूरे अमेरिका के अंदर कोई शख्स उस पर अफसोस नहीं करता बल्कि ओबामा को मुबारकबाद पेश करता है कि यू आर अ ग्रेट पर्सन, और जब वो उसको कहा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए। और अब हम आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो नया केस बन रहा है। गो ये केस पुराना है, ये अल कादर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। 194 मिलियन पाउंड्स का ये केस है। शहजाद अकबर साहब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। शहजाद अकबर साहब ने नेशनल क्राइम एजेंसी जो यूके की है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया था। अब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक एक्टिविटी नज़र आई है। कैबिनेट डिवीज़न ने वजारत ख़ारजा को लिखा है और वजारत ख़ारजा ने यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो हाई कमीशन है उसको ख़त लिखा है कि आप शहजाद अकबर साहब से रब्ता करें और रब्ता करके उनसे कहें कि जो एग्रीमेंट नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ हुआ था वो फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को भेजा जाए। क्योंकि गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि जब नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ एग्रीमेंट हुआ तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो शहजाद अकबर साहब के पास है, वो डॉक्यूमेंट हुकूमत पाकिस्तान के पास जमा नहीं करवाया गया था। और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये डिक्लेरेशन थी कि इस डॉक्यूमेंट को कभी ओपन नहीं किया जाएगा, इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। सिर्फ शहजाद अकबर साहब के पास ये लीवरेज है कि वो उसे पब्लिक कर सकते हैं या वो उसे हुकूमत पाकिस्तान को दे सकते हैं। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है उस सब का ख्याल ये है कि शहजाद अकबर साहब ने एक लेटर अपने पास रखा हुआ है, एक कार्ड अपने हाथ में रखा हुआ है, और उस कार्ड की बुनियाद पे वो कुछ लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और वो लोग इसलिए ब्लैकमेल हो रहे हैं कि कहीं ये उस लेटर को पब्लिक ना कर दें, उस एग्रीमेंट को पब्लिक ना कर दें। और जब तक वो पब्लिक नहीं होता वो लोग भी बचे हुए हैं और शहजाद अकबर साहब भी बचे हैं और उसके साथ साथ इमरान खान साहब भी बचे हुए हैं। लेकिन अब कुछ नए ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो इसमें गवाही देने के लिए तैयार हैं, जो गवाह हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं, और जब वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे
तो वो सबसे पहले वो एग्रीमेंट देंगे। अब ये एग्रीमेंट जो है ये अनकरीब आने वाला है। शहजाद अकबर साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी सामने आने वाले हैं जो मीडिया में बैठ के ये कहेंगे कि हम इस सारी डील के अंदर शामिल थे। जब वो लोग सामने आएंगे तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी और फरा नाज गोगी साहिबा जो हैं, दोनों के लिए एक बहुत बुरा वक्त स्टार्ट हो जाएगा। और शहजाद अकबर साहब अगर वादा माफ़ गवाह बन गए तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले दिनों में सियासत और उसके साथ साथ बाकी चीज़ों का क्या बनेगा।